हाय, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर लेके आ गए हैं, व्हेन वेयर एंड हाउ। जैसा कि ये चैप्टर आपको देखने से याद होगा कि आप क्लास 6 और 7 में भी इसको अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन जब क्लास 6 में आप इसके बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ पे प्री हिस्ट्री और पोस्ट हिस्ट्री के बारे में पता चला होगा कि शुरुआत के अर्ली मैन, प्रारंभिक मैन का क्या एस्टेब्लिशमेंट था, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया। जब क्लास 7 में व्हेन वेयर हाउ पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे नए नए साम्राज्य का उदय के बारे में पढ़े होंगे। लेकिन आज जो क्लास 8 में हम व्हेन वेयर हाउ पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे मुगल राज का अंत और यूरोपियन साम्राज्य का शुरुआत कैसे होता है अपने इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि खास करके अंग्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, दो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है मॉडर्न पीरियड और दूसरा है कॉलोनियल पीरियड। इसी से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छे से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड कहने का मतलब ही है कि अपने यहाँ उस समय मॉडर्न पीरियड में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मुगल का अंत होने का समय था। मतलब मुगल का अंत होने का समय था, मुगलों का शासन चल रहा था। तो उसी समय क्या होता है कि यूरोपियन साम्राज्य में, जैसे कि ब्रिटिश लोग अपने यहाँ क्या करते हैं, ट्रेड के बहाने से अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं आने का। और ठीक है, और किसी एक जगह पे ट्रेड के बहाने से अपना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में छा जाते हैं। उसका कंट्रोल हो जाता है, पूरे ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल हो जाता है। तो उसी के साथ कहता है कि मॉडर्न पीरियड जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। कहता है कि मॉडर्न पीरियड की शुरुआत अपने इंडिया में है। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है अपना भारत देश में, तो वहीं से अपना शुरू हो जाता है मॉडर्न पीरियड। क्या हो जाता है? मॉडर्न पीरियड। और जब मॉडर्न पीरियड शुरू होता है तो ब्रिटिश रूल जब अपने यहाँ आता है तो अपने यहाँ बहुत सारा इम्पैक्ट, उसका प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट जो पड़ता है, बहुत सारा चेंजिंग जो आता है, खास करके पॉलिटिकल्स में आते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं, सोशल एंड कल्चर लाइफ में चेंजिंग आते हैं। क्योंकि जब दूसरे साम्राज्य का उदय होता है किसी जगह पे तो वो बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले चूँकि अंग्रेज लोग ने हमारे यहाँ का पॉलिटिकल हालात को देखते हुए, हमारे यहाँ के पॉलिटिकल हालात, यानी कि मुगल एम्पायर था उस समय, और उस समय सिचुएशन मुगलों का बहुत काफ़ी कमज़ोर था। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए, उसी पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाते हुए पहले वो ट्रेड के रूप में अपने यहाँ आते हैं। तो बहुत सारा चेंजिंग पड़ता है पॉलिटिकल रूप में, इकोनॉमिक्स रूप में, सोशल रूप में और कल्चर में। आप देखते हैं कि जब उसके आने के बाद, उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, यानी कि अंग्रेज लोग के आने के बाद जो कुछ डेवलपमेंट हुए अकॉर्डिंग टू योर बुक, न्यू सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक नए प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। अलग पद्धति से नए कानून बने, नए रेवेन्यू सिस्टम अप्लाई किया गया पूरे देश पे, ताकि धीरे धीरे वो पूरे भारत पे कब्जा कर चुका था। आगे हम आपको और अच्छे से इसका बताएंगे। द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल वाज टू कॉलोनाइज इंडिया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह पहले एक जगह पर भारत में एंट्री मारे और वहाँ से धीरे धीरे यहाँ का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाते हुए पूरे भारत पे अपना उपनिवेशवाद, जिसको कॉलोनाइज्ड बोलते हैं, पूरे भारत पे क्या कर लेना, कब्जा कर लेना। आगे हम कॉलोनाइज के बारे में और विशेष से जानेंगे। मेन उद्देश्य उसका वही था। तीसरा, ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइट ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, पीजेंट्स, क्राफ्टमैन, आर्टिसन इटीसी। जब धीरे धीरे उसका आधिपत्य अपने इंडिया में बढ़ते गया तो हमारे यहाँ जितने सोसाइटी के लोग थे, खास करके किसान वर्ग के लोग थे, क्राफ्टमैन थे, आर्टिसियन थे, सबको वो शोषण करने लगा। क्या करने लगा? शोषण करने लगा। और धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पे अपना कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के साथ साथ वहाँ के इकोनॉमिक स्थिति को, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब पे अपना कब्जा कर लेता है। सोशल, कल्चर, सब पे अपना अपना इन्फ्लुएंस उसका क्या हो जाता है, बरकरार हो जाता है। इस चीज़ को देखते हुए क्या होता है कि 19th सेंचुरी में क्या होता है कि 19th सेंचुरी में, आप अगर 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे तो जब धीरे धीरे वो पूरे भारत पे कब्जा कर लेता है, कॉलोनाइज कर लेता है, बड़े बड़े शहर बॉम्बे, गुजरात, कोलकाता, इस सब जगह पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो वहाँ पे क्या अपना अपना नया नियम लागू करने लगता है, नए नए मिलिट्री एक्शन लेता है, रेलवे ट्रैक का निर्माण करता है अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, रेलवे ट्रैक का निर्माण करता है, पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत करता है, मिलिट्री एक्शन की शुरुआत करता है। बहुत नए नए नियम भी बनाते हैं जो हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद भी थे। जैसे रेलवे हमारे लिए फ़ायदा हुआ, नए एजुकेशन सिस्टम को लाया, हमारे लिए फ़ायदा हुआ। कुछ हमारे समाज में कुछ बुराइयाँ थी, इविल थी, उसको दूर किया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट, सती प्रथा, जो कि हमने क्लास 7 में अच्छे से आपको डिस्कस करके बताया है। तो देखते हैं कुछ उसमें से कुछ बातें थी।
हमारे यहाँ एक अच्छा इंडस्ट्री चलता था हाथ से बुने वाला कपड़ा बनाने का, उसको उसने अपने अंदर लेके बर्बाद कर दिया। एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जिससे कि हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत हुई। और मैंने पहले ही बताया हमारे यहाँ कुछ सोशल इविल्स थी, उसको दूर किया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, सती एंड फीमेल इन्फेटिसाइड, यानी कि पेट में ही जो बच्चे होते थे उसको जान के ही उसको खत्म कर देना। ये सब कुछ बुराइयां थी हमारे समाज में, जो ब्रिटिश ने नए नियम लाके, लेजिस्लेशन नियम पास करके इसको क्या किया, खत्म किया। लेकिन जैसे जैसे उसका कॉलोनियल पावर बढ़ते जा रहा था हमारे देश में, जैसे जैसे कॉलोनियल पावर बढ़ते जा रहा था हमारे देश में, हमारे यहाँ क्या हो रहा था, विद्रोह, मतलब कि रिवोल्ट भी धीरे धीरे शुरू हो रहा था। सबसे पहला जो रिवोल्ट शुरू हुआ था 1857 में। आप इसका पढ़े होंगे क्लास 7 में, 8 में भी पढ़िएगा 1857 विद्रोह के बारे में। तो कहीं ना कहीं और मेजर डेवलपमेंट हुए, हिल स्टेशंस का निर्माण हुआ, डेवलप हुआ, इसी पीरियड में हुआ। अब कहा था मैंने, जैसे कि आपको बताया था कि कॉलोनियल पीरियड, तो कहा था ब्रिटिश पीरियड को ही हम लोग कॉलोनियल पीरियड करते हैं, क्योंकि इसका इतिहास में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि जैसे जिस समय अपने यहाँ ब्रिटिश का शासन चल रहा था उसी समय पूरे दुनिया में बहुत चीज़ हो रहा था। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, अमेरिकन फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हो रहा था, ये सब चीज़ पूरे दुनिया, रूसी क्रांति हो रही थी, रूसी फ्रांस की, ये सब सारे चीज़ हो रहे थे। तो ये सब मिडिल ऑफ 18वीं सेंचुरी तक, 1947 तक। आपका कॉलोनियल पीरियड कब तक रहा, तो कह रह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर और जब तक हम लोग आज़ाद ना हो गए तब तक हमारे यहाँ क्या था, कॉलोनियल पीरियड था। इसी दौरान क्या हुआ कि जब वो अपना पूरा साम्राज्य, कॉलोनियल सिस्टम पूरे भारत में बढ़ा रहा था, तो हमारे यहाँ विद्रोह हुआ 1857 का। उसी समय राष्ट्र के प्रति प्रेम भी इकट्ठा होने भी लगा, सब लोग आने लगे। उसी समय INC का शुरुआत हुआ, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुआ, बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी संगठन का शुरुआत हुआ। पीजेंट लोग अपना ग्रुप बना के उसका शुरुआत किया, बड़े बड़े छोटे लोग अपना संगठन बना के अंग्रेज के खिलाफ एक मुहिम चलाया, जिसको लीड कर रहे थे हमारे बड़े बड़े लीडर, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ, ये सब सारे लोग क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस सब चीज़ को लीड कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि तब तक 20वीं शताब्दी आ जाती है, तब तक क्या आ जाती है, 20वीं सेंचुरी आ जाती है। और 20वीं सेंचुरी आने के बाद बहुत सारी घटना हमारे देश में घट जाती है, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, होम रूल लीग हो गया। ये सारी चीज़ों का अंग्रेज के द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ पे बना दिया जाता है। बहुत सारा घटना भी, जैसे जलियांवाला बाग भी घटना हो जाती है, ये सारी चीज़ हो जाते हैं। इस सारे चीज़ को लीड कर रहे थे हमारे किसके अंतर्गत, महात्मा गांधी के अंतर्गत। और एक जन आक्रोश की भावना पूरे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के कारण, यानी कॉलोनाइज्ड के कारण, ये पूरा इतिहास आपको और अच्छे से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो अभी इसके बारे में इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है कहीं ना कहीं हम आपको 20वीं सेंचुरी में पढ़े। एक मेजर इम्पैक्ट था कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो कहीं ना कहीं भारत का एक नुकसान हुआ, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ की जानकारी जो हम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये सारी चीज़ की जो जानकारी ले रहे हैं किस आधार पे ले रहे हैं, तो उसके बारे में हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि कैसे वो सारे लोगों पे कब्जा कर लेता है, इसके बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है, कैसे पता चलता है कि ब्रिटिश रूल जो है हम पे 2200 सालों तक हम पे राज किया। ये सारी चीज़ के बारे में हम इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। तो पहले आगे हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बहुत जल्द आपके बीच उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले जो अपने यहाँ जब पूरे भारत पे जब उसका अधिकार हो रहा था, कॉलोनाइज्ड होते जा रहा था, उस समय क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारा जन आक्रोश हो रहा था लोगों के प्रति। पूरा भारत को यूनाइट करने के लिए और अंग्रेज़ को भगाने के लिए तरह तरह के दिमाग चल रहे थे। बहुत बड़े किसान लोग अपना संगठन का निर्माण कर रहे थे। अपने यहाँ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, INC, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। ये सब सारी चीज़ों का रिवोल्यूशनरी संगठन का भी, क्रांतिकारी संगठन का भी हो गया था, जिसको कुछ हमारे बड़े बड़े नेता कर रहे थे। महात्मा गांधी कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। ये सारे चीज़ मिलकर नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लीड कर रहे थे, ताकि किसी भी तरह अंग्रेज़ को अपने यहाँ से क्या किया जाए, हटाया जा सके और खुद को स्वतंत्र भारत बनाया जा सके।
जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि एक मॉडर्न पीरियड और दूसरा कॉलोनियल पीरियड हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कॉलोनियल पीरियड इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कैसे वो पूरे भारत पे धीरे धीरे पॉलिटिकल रूप पे, इकोनॉमिक रूप पे, सोशल एंड कल्चरल रूप पे हावी होते चला गया। उसी समय क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में भी बहुत तरह तरह की क्रांतियाँ होते रहे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका हो गया, रूसी क्रांति हो गई, ये सारे चीज़, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ये सारी चीज़ हमारे कॉलोनियल पीरियड के दौरान ही पूरे संसार में होते रहा। तो इस सारी चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो हमको जो मिलती है ब्रिटिश के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, चाहे लिखित रूप से हो या मौखिक रूप से, उस सारी चीज़ की जानकारी हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में। तो सबसे पहला है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ऑफिशियल्स रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड अबाउट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिशियल मतलब उसके द्वारा जो बताया गया है कि उसका साम्राज्य कैसा था, वो साम्राज्य को भारत में कैसे चलाता था, खास करके उसका जितना भी पॉलिसी हो, एवरी प्लान हो, ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो, ये सारे चीज़ वहाँ पे हमको मिलते हैं। ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेटअप रिकॉर्ड रूम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन लाइक कलेक्ट्रेट्स, secretaries and law court, also museum archives were also set up for this purpose। अब कहता है कि उसका क्या पॉलिसी हुआ करता था, उसका क्या प्लान हुआ करता था, वो किसके साथ कौन सा संधि किया, कौन सा एग्रीमेंट किया, ये सारी चीज़ की जो जानकारी जो थी उसके लिए एक रूम बनाया गया था अपने यहाँ, ठीक है। सारे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रूम, इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कलेक्ट्रेट कैसे चलता था, सेक्रेटरीट कैसे चलता था, लॉ कोर्ट कैसे चलता था, इस सारे चीज़ों की जानकारी आज के डेट में हमारे यहाँ म्यूजियम में इकट्ठा है या फिर आर्चिव में इकट्ठा है, ताकि इसी के लिए, इसके उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। कहता है कि एक नोट है आपका, ऑल द ओल्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, लेटर etc आर केप्ट एंड प्रीरिजर्व इन द नेशनल आर्चिव्स ऑफ द इंडिया, न्यू दिल्ली। कहता है जितने भी अंग्रेज से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, लेटर है, डायरी है, जो भी चीज़ है वो नेशनल आर्चिव में रखा हुआ है नई दिल्ली में। ये आर्चिव्स क्या होता है? तो ये एक पुराने डॉक्यूमेंट्स का ग्रुप होता है जिसको किसी रूम में हम लोग रखते हैं। जैसे कि आर्चिव्स एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स etc, मतलब कि ये इतिहास का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका संग्रह होता है, जिसको दिखाने के लिए एक जगह या एक ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्चिव्स, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा जानकारी कहाँ से मिलता है अंग्रेज के बारे में। ये तो हो गया कि म्यूजियम में जो उसके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए उसके द्वारा हमको जानकारी मिलती है, लेकिन और भी तरीके हैं उसके बारे में कि कैसे वो भारत पे शासन किया, कैसे हमारे लोगों का शोषण किया, कैसे अपने फ़ायदे के लिए पूरे भारत में ट्रेड किया, उसके बाद अपने आप को प्रिंस साबित किया। ये सारी चीज़ के बारे में उस समय के पेपर से भी जानकारी मिलती है। लिटरेसी सोर्स में न्यूज़पेपर आ जाएगा, न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, मैगजीन में छपा हुआ है, नॉवेल्स में छपा हुआ है, बहुत सारे बुक हैं, लेटर है, राइटिंग है, भाषण है, डायरीज है, इस सारे लिटरेरी सोर्स में आते हैं। तो उस समय के जो महत्वपूर्ण अखबार है, जैसा कि आप पढ़िएगा, तो उस समय के जो महत्वपूर्ण अखबार हुआ करते थे, द हिंदू, अमृता बाजार, क्या होगा, सॉरी ये बजाज लिखा गया है, अमृता बाजार होगा, क्या होगा, अमृता बाजार पत्रिका, केसरी etc, इस सारे चीज़ में कैसे अंग्रेज लोग हम पे हावी हो गए थे, कितना हमारे साथ शोषण करते थे, अंग्रेज के खिलाफ तरह तरह की बातें इस सारे पेपर में आज भी, अगर उस समय का पेपर उपलब्ध है म्यूजियम में तो आप वहाँ पढ़िएगा तो इसी पेपर को देख के लोगों के मन में जग आक्रोश होता था और एक नेशनल मोमेंट्स की भावना प्रबल हुई। तब जाके आईएनसी का निर्माण हुआ। जैसे मैंने पहले भी 7 में आईएनसी के बारे में अच्छे से डिटेल से आपको पढ़ा दिया है, ताकि अंग्रेज को किसी भी तरह से यहाँ से निकाला जा सके। उसके बाद न्यूज़पेपर के बाद सम इम्पोर्टेंट राइटर्स हुआ करते थे उस समय, जो अपने राइटिंग से लोगों को जागरूक करते थे। उसमें से एक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, बहुत सारे राइटर हैं। आप बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे और सारे राइटर का आपका नाम मिल जाएंगे, जो अपने कविता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से अपने यहाँ के सोसाइटी के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, अंग्रेज हमारे साथ क्या करता था, इस सारे से लोगों को जागरूक किया करते थे, ताकि एक नेशनल फीलिंग उभर सके, पॉलिटिकल रूप से, सोशल, सारी चीज़ की जानकारी आपको उस समय लेटर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाया करता था। हमारे यहाँ का लाइफ स्टाइल हो गया, सोसाइटी हो गया, ड्रेस, कल्चर, सारी चीज़ की जानकारी आपको इस न्यूज़पेपर, राइटिंग, सब चीज़ के बारे में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ हुआ करती थी, लिटरेसी, ये सोर्स में आता है, पेंटिंग से जानकारी मिलती थी, फोटोग्राफ, जो फोटो खींचा हुआ है उस समय का, उसके बारे में, मैप से द्वारा, स्टेटस के द्वारा कि कैसे अंग्रेज का लॉज
पॉलिसी, लाइफस्टाइल, ये सारा चीज़ हम पे हावी हुआ करता था। ये सारी चीज़ पेंटिंग में भी दर्शाया गया है। उस समय का फोटोग्राफ भी उपस्थित है, मैप भी उपस्थित है, स्टेटस भी उपस्थित है। अब हम लोग सेंसस के बारे में पढ़ेंगे और सर्वे के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ओरल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि लोग मौखिक रूप से क्या बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सर्वे एंड सेंसस, सर्वे एंड सेंसस। अब ये किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी होता है? तो वहाँ की जानकारी इकट्ठा करने के लिए जरूरी होता है। कहता है सर्वे द चूँकि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनाइज पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी से अंतर्गत सर्वे होगा। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग इंडिया टू नो द कंट्री प्रॉपर्ली अबाउट मैप्स ऑफ विलेज, टाउन्स, माउंट एवरेस्ट, कोस्टल एरियाज, रोड्स, रिवर, etc। कहता है सर्वे, उस समय ब्रिटिश जो लोग थे वो हमारे यहाँ के देश के अंदर की विभिन्न चीज़ों की जानकारी के लिए एक सर्वे कराए थे, खास करके गांव के लिए, टाउन्स के लिए, माउंटेन्स के लिए, कोस्टल एरियाज के लिए, वहाँ की सड़क के लिए, वहाँ की नदी के लिए उसको सर्वे करवाए थे ताकि उसके बारे में विभिन्न जानकारियाँ वो अपने पास ले सके। खास करके दे ऑल्सो सर्वे अबाउट फ्लोरा, फौना, क्रॉप, सॉइल एंड टोपोग्राफी। खास करके वो और भी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, पौधों की प्रजातियाँ के बारे में, जानवरों के प्रजातियाँ के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, सॉइल के बारे में और टोपोग्राफी यानी धरातल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में वो सर्वे कर। उनके लिए उन्होंने एक ऑफिस का भी निर्माण किया था जो कि देहरादून में था। द ऑफिस ऑफ सर्वे वाज इंडिया वाज सेटअप इन देहरादून, जो कहाँ था? देहरादून में था। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? VVI हो जाएगा। उसके बाद सेंसस, सेंसस क्या होता है? तो एन ऑफिशियल काउंट ऑफ पीपुल हु लिव इन ए कंट्री इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एज, जॉब्स, रिलीजन, कास्ट, etc। कहता है सेंसस होता है कि ऑफिशियल गिनती होती है, ऑफिशियल गिनती होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोग कितने उम्र के हैं, कितना लोग जॉब करते हैं, कितना लोग जॉब नहीं करते हैं, वहाँ का धर्म कैसा है, वहाँ का कास्ट कैसा है, ये सब की जानकारी इकट्ठा होती है सेंसस से। डाटा मिलता है सेंसस को और ये प्रत्येक 10 साल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ब्रिटिश काल में भी 10 साल पे होता था और अपने भारत सरकार के काल में भी प्रत्येक 10 साल पे होता है। ब्रिटिश ऑर्गेनाइज सेंसस ऑपरेशन आफ्टर 10 ईयर्स। उसके बाद आता है अपना ओरल हिस्ट्री। क्या आता है? ओरल हिस्ट्री। ओरल मतलब मौखिक, जो मुंह से याद हो, जो लोगों को याद हो पास्ट की जानकारी, उसी को बोलते हैं ओरल हिस्ट्री। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि न्यूज़पेपर्स के बाद द्वारा, लिटरेसी सोर्स के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, और उस समय जो लोग जीवित थे, वो जो अपने उस समय की आंखों देखा हाल जो बता रहे, वो काफ़ी मायने महत्वपूर्ण हो जाती है। द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिटिश यूजिंग साउंड रिकॉर्डिंग्स एंड इंटरव्यू विद द पीपल हु रिमेंबर पास्ट इवेंट। कहने का मतलब वही है कि वो सारा कलेक्शन, अध्ययन कॉलोनियल पीरियड के बारे में, जो उस समय आवाज़ के रूप में या इंटरव्यूज़ के रूप में लोगों को जो याद है, वो पास्ट की घटना के बारे में, उसी का संग्रह ओरल हिस्ट्री कहलाता है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, वेयर, व्हेन एंड हाउ। अगर आप इस चैप्टर को और अच्छे से सटीक जानकारी है तो इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लें, पॉइंट बाय पॉइंट बुक को पढ़ें तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ है। आपके लिए एक नोट है यहाँ पे, जॉर्ज एवरेस्ट एक ऐसा व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट को कैलकुलेट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसी के नाम पे जॉर्ज एवरेस्ट का नाम भी पड़ा था। इसी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को कैलकुलेट किया था, उसकी माप की थी, इसलिए इसको जॉर्ज एवरेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत जल्द हम आपके बीच एक नया चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे।